हेलो दोस्तों, तो अब जो है हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो दूसरी बात ये कि हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बिग डेटा के बारे में देखा था और सुना था, पढ़ा भी था, राइट। तो उस वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा कंसेप्ट था। बिग डेटा के बारे में हमने 5 वीज ऑफ द बिग डेटा, 7 वीज ऑफ द बिग डेटा, डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल के बारे में देखा था, और ट्रेडिशनल सिस्टम जो था और बिग डेटा में क्या डिफरेंस है वो देखा था। कैसे बिग डेटा के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज जो है हम बिग डेटा के कंसेप्ट, बिग डेटा सब्जेक्ट के अंदर और घुसने वाले हैं और सीखने वाले हैं बहुत ही नए नए कंसेप्ट्स को। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं उसका डेटा स्ट्रीम माइनिंग के साथ, ठीक है। तो डेटा स्ट्रीम्स, पहली बात तो डेटा स्ट्रीम माइनिंग से जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रीम क्या होता है। दोस्तों, डेटा स्ट्रीम जो है, सबसे पहली बात तो हमें पता है कि डेटा सेट जो होता है वो फाइनाइट होता है, स्टैटिक होता है, तो उसको हम डेटाबेस या फिर फाइल्स में हम रख सकते हैं। अब एनालिस्ट जो होते हैं वो क्वेरीज़ को रन करती हैं मल्टीपल टाइम्स, जैसे हमारा RDBMS हो गया, उसमें SQL क्वेरीज रन करती हैं, और फिर हम जो है अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर RDBMS में या फिर जो स्टैटिक डेटा होता है। बट दोस्तों, हम अगर अब बात करता हूँ बिग डेटा की, तो उसमें ह्यूज वॉल्यूम हमारा होता है, साथ ही साथ फास्ट चेंजिंग होता है। इसका मतलब समय के साथ वो डेटा बदलता रहता है, कंटिन्यूसली वो डेटा जो है वो बदलता रहता है, और डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। तो उसमें जो है ये SQL क्वेरीज या सिंपल क्वेरीज रन करना, एनालिसिस करने के लिए बहुत ही टफ होता है। दैट्स वाई डेटा स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट आता है। डेटा स्ट्रीम क्या होता है? इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स कंटिन्यूसली जनरेटेड ओवर टाइम। इसका मतलब दोस्तों, डेटा स्ट्रीम क्या होता है कि एलिमेंट्स ही डेटा ही होता है जो कि कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट होता रहता है, बिना रुके, बिना जो है थमे, राइट। और ये स्टैटिक डेटा सेट की तरह नहीं होता है। ये स्ट्रीम्स जो है वो अनबाउंड होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता, नेवर एंडिंग होता है, और ये हाई स्पीड में जो है कंटिन्यूसली आता रहता है। अब जो है इसको मैनेज करने के लिए हमें इन्फानाइट मेमोरी और कंप्यूटेशन चाहिए। दैट्स वाई डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या करता है, एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? एनालाइज करने का और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने का। कहाँ से? इन डेटा स्ट्रीम्स में से, रियल टाइम के अंदर। क्या बोला मैंने? हमारा डेटा स्ट्रीम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है जो कि भाई कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है ओवर टाइम के साथ, हाई स्पीड में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक प्रोसेस ढूंढा जिसको हम डेटा स्ट्रीम माइनिंग बोलते हैं, जिससे मैं इन डेटा स्ट्रीम्स को एनालाइज कर पाऊँ, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ रियल टाइम के अंदर, बिना रुके, रियल टाइम के अंदर, नियर या फिर नियर रियल टाइम, मतलब या तो रियल टाइम में ही हो जाए या तो थोड़ा बहुत कम टाइम लगे, बहुत ही माइन्यूट सा टाइम हमें लगे। अभी जो डेटा स्ट्रीम्स हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो सर्वर या फिर सिक्योरिटी लॉग्स हो गया, क्लिक स्ट्रीम डेटा हो गया, वेबसाइट में आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो, कुछ भी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी टैप कर रहे हो, उसका डेटा हो गया। IoT सेंसर, CCTV कैमरा, ये सारी चीज़ें होंगी डिवाइसेस से जो निकल रहा है। रियल टाइम एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई CCTV हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा डेटा स्ट्रीम को जनरेट करती है, कंटिन्यूसली डेटा जनरेट होता है ओवर टाइम के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे की कंसेप्ट इन डेटा स्ट्रीम। सबसे पहली बात तो इन्फानाइट होता है, बिना रुके, बिना थमे, हाई स्पीड में जनरेट होता रहता है। दूसरा, हाई वेलोसिटी, मैंने बताया आपको, हाई स्पीड में डेटा अराइव्स क्विकली, रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग। ट्रांजिएंट नेचर, जैसे ही डेटा पास हो गया उसके बाद वो हमेशा के लिए चले जाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो उसी वक्त करो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, भाई चिड़िया चुग गई खेत। ये वही है कहावत, ट्रांजिएंट नेचर का मतलब अब करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास डेटा एक बार पास हो गया तो फिर उस पर एनालिसिस करना मुमकिन नहीं है। मेमोरी कंस्ट्रेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डेटा है दोस्तों, पेटाबाइट, जेटाबाइट में डेटा आता है, तो कंटिन्यूसली जनरेट होता है, तो आप समझ सकते हो कितना डेटा आता है। तो उसमें एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करना कि भाई कैसे जो है हम लीनियर या टाइम में या फिर लीनियर मेमोरी स्पेस में हम कैसे हम इसको एल्गोरिदम से एनालिसिस कर पाएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो है कंसर्न वाली बात होती है। दूसरा, सिंगल पास एल्गोरिदम होता है। सिंगल पास एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली हमारे पास मोस्ट जो स्ट्रीम एल्गोरिदम्स है, एक ही बार एक ही एलिमेंट को देखा, जो भी डेटा स्ट्रीम में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा एल्गोरिदम हमें बनाना चाहिए, राइट। अब आता है दोस्तों हमारे पास DSMS। ये DSMS क्या होता है? दैट इज़ बेसिकली डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों? दैट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर है ये, जो है एक सॉफ्टवेयर है फ्रॉम या फिर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। क्या करता है ये मैनेज करता है रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स को, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। दैट इज़ मैंने आपको बताया भी था, रियल टाइम कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपाचे स्टोम, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्पार्क, है ना। ये जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म हमारे पास कहा जाता है।
ठीक है। अब जो DSMS है वो क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो है दोस्तों हमारे पास ये जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके जो है बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा संभावना है। मैं आपको एक एक करके इन डिटेल आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो दोस्तों स्ट्रीम्स जो हैं, डैट इज़ ये जो 1527 QWERT, ये सारे जो है डेटा स्ट्रीम्स हैं। और ये अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रीम्स। और ये कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ साथ ये डेटा स्ट्रीम जनरेट होती जा रही है। ये जो है दोस्तों हमारे पास जाती है आगे जाके स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर। ये स्ट्रीम प्रोसेसर क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर दो हम लोग क्वेरीज रन कर सकते हैं। एक क्वेरी होता है स्टैंडिंग क्वेरीज, दूसरा होता है एडहॉक क्वेरीज। स्टैंडिंग क्वेरीज क्या होता है दोस्तों, स्टैंडिंग क्वेरीज वो क्वेरीज होती हैं जो कि इन डेटा स्ट्रीम के हर एक एलिमेंट को हमेशा पूछा जाता है कंटिन्यूअसली। जैसा डेटा आता जा रहा है वैसे ही हम पूछते रहते हैं उनको। तो दैट इज़ फॉर एग्जांपल अलर्ट मी व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एम्पियर। तो वो हर एलिमेंट को चेक करेगा और वो क्वेरीज रन होंगी उन डेटा के ऊपर, तो इसको हम स्टैंडिंग क्वेरीज के सेगमेंट में डाल देंगे। दूसरा होता है एडहॉक क्वेरी, जिसको हम स्नैपशॉट क्वेरीज भी बोलते हैं। ये जो है डेटा को या फिर स्ट्रीम, जो डेटा स्ट्रीम है उसको एक ही बार सिंगल टाइम पूछा जाता है, एक ही ड्यूरेशन के दौरान, एक टाइम स्पैन में एक ही बार पूछा जाता है, राइट। दैट इज़ फॉर एग्जांपल प्रोवाइड मी सम ऑफ द करंट वैल्यू सो फार। अभी तक जितना भी डेटा स्ट्रीम आया है, करंट वैल्यूज़ आई हैं डेटा स्ट्रीम में, उसका जो है अभी तक का सम बता दो। तो ये एक ही बार पूछा जाता है, राइट। तो ये होता है एडहॉक क्वेरीज, ये होता है स्टैंडिंग क्वेरीज। अब स्टैंडिंग क्वेरीज का जो आउटपुट है वो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम्स में जाती है, आपको दिख रहा होगा। अब जो है हमने सब कुछ समझ लिया है, दो चीज़ें रह गई हैं, दैट इज़ लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज और एक आता आर्काइवल स्टोरेज। लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज क्या होता है दोस्तों, दैट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज स्पेस। ये क्या होता है, एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस होता है जो कि कल को अगर हम डेटा प्रोसेसिंग या फिर प्री प्रोसेसिंग करेंगे डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो उसमें जो है हम जो क्वेरीज रन करेंगे उसके लिए जो है कुछ डेटा हमने कुछ टेम्पररी स्टोरेज स्पेस हमने ले रखा है, जिसको हम लोग लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज बोलते हैं। ये कुछ टाइम के लिए रहता है, वहाँ से डेटा फिर वापस से हम रिमूव कर देते हैं। अब इस डेटा को जो कि उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज में। जो डेटा ज़्यादा बेसिकली यूज़ हो चुका है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं काम आ रहा, उसको हम आर्काइवल स्टोरेज में शिफ्ट करते हैं। ये जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, फ्यूचर में इसका यूज़ करने के लिए हम रखते हैं। स्पेसिफिक क्वेरीज रन करते हैं, हिस्टोरिकल लॉग्स, स्नैपशॉट्स ऑफ द डेटा, अगर ये सब पता करना है तो बेसिकली हम इसको अचीव करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग, रियल टाइम इवेंट्स होती जा रही है, कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है और लाइव रिजल्ट हमें मिल रहा है, राइट। तो ये होता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे DSMS का आर्किटेक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, राइट। बहुत ही डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करी है। अब जो है हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं डीकेइंग विंडो का, बट उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे कराना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहली बात तो एक सेकेंड, ये रहा स्ट्रीम कंप्यूटिंग। स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हम जो ये स्ट्रीम्स आ रही हैं उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स या फिर कंप्यूटेशन करते हैं, उसी कंप्यूटेशन को हम यहाँ पे स्ट्रीम कंप्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि इन स्ट्रीम कंप्यूटेशन में जो स्ट्रीम्स आ रही है वो तो लाखों करोड़ों एक सेकेंड में ओवर टाइम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस पर कुछ एक बेसिकली अगर हमें एनालिसिस करना है तो वो बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं डेटा स्ट्रीम्स के अंदर। एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो भी हम पढ़ने वाले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे सीख करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द डेटा, जिसे हम लोग सैम्पल बोलते हैं, फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट या फिर लार्ज स्ट्रीम। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है किसका, कलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एंटायर स्ट्रीम। बहुत ज़्यादा स्ट्रीम आ रही है, एंटायर स्ट्रीम हमने देख लिया, उसमें से एक सबसेट निकाल लेंगे, कुछ कलेक्शन निकाल लेंगे, सबसेट ऑफ द एंटायर स्ट्रीम डेटा। क्यों, टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर डेटा स्ट्रीम। अब उस सैम्पल में जो है बेसिकली क्या करेंगे, चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, एल्गोरिदम को रन करेंगे और अपने पूरे डेटा स्ट्रीम, एंटायर डेटा स्ट्रीम के बारे में जो है कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
अब बात आती है यूज टू एस्टिमेट मैनी क्रूशियल एग्रीगेट्स ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब आता है कि भाई टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। यहाँ पे मेनली दोस्तों मैंने आपको दो टाइप ऑफ सैम्पलिंग करा दिया है, दैट इज़ बेसिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन सैम्पलिंग और एक होता है फिक्स्ड साइज सैम्पलिंग। फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सैम्पल फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द डेटा होता है, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द डेटा जो है वो सैम्पल करेगा। ये तभी हमारे पास जब हम बेसिकली हमें डेटा के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो, कि डेटा स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो, तब जो है फिक्स प्रोपोर्शन सैम्पलिंग हम करते हैं। ये लार्ज वॉल्यूम डेटा के लिए तो यूज़फुल होता है, और कभी कभी जो है बेसिकली ये जो है लेस बायस्ड होता है। फिक्स साइज सैम्पलिंग से जो है वो लेस बायस होता है, और मे बी ये अंडर या फिर ओवर रिप्रेजेंटेशन कर दे। अंडर या ओवर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली ये या तो बिल्कुल भी जो है कोई आइडिया या फिर कंक्लूजन नहीं देगा हमारे पूरे डेटा स्ट्रीम का, या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो कंक्लूजन दे देगा। सेकंड आता है फिक्स साइज सैम्पलिंग। ये क्या होता है, सैम्पल्स फिक्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं इसमें। ये फिक्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को हम जो है सैम्पल बना लेंगे। ये जो है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो है वो गारंटी नहीं करता, और डेटा वॉल्यूम अगर बहुत कम होगा तो ये जो है यूज़फुल हमारे पास हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मे बी ये जो फिक्स साइज सैम्पलिंग है वो बायस इन नेचर होता है, जब हमारा डेटा जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। और जब डेटा का साइज़ अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, डेटा स्ट्रीम का साइज़ ऑफकोर्स इंक्रीज़ होता रहता है, तो ज़्यादा अगर हमारा लार्ज डेटा सेट है तो उस केस में फिक्स साइज सैम्पलिंग हमारे पास इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे पास दो और भी जो है बायस रिजर्वर सैम्पलिंग होता है एक, और साथ में और एक होता है कंसाइज सैम्पलिंग, बट वो जो है मेरे को लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने उसको अभी के लिए नहीं रखा है। अगर आप बोलोगे दोस्तों तो मैं उसको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा उस दो कंसेप्ट को, बट अभी के लिए जो है सैम्पलिंग में आपको इतना ध्यान रखना ज़रूरी जो है काफ़ी है। साथ में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बेसिकली नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी किसी पॉपुलेशन का नोन होगा तब जाके हम वो सारी चीज़ें लगाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये सब हमें पता ही, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह वगैरह, वो सब जो है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग अगर हम करें तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट अगर हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ नहीं पता, डेटा स्ट्रीम का प्रोबेबिलिटी कैसे वो आ रहे हैं अननोन हो, तो दैट्स वाई वो तब जाके हम नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। वो इसी के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 2 टाइप मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब दोस्तों मैं जो आपको कराने वाला हूँ दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फिल्ट्रेशन, और जिसका पहला जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वही चीज़ मैं यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चिंता मत करिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लूम फिल्टर। अब ये ब्लूम फिल्टर क्या होता है? ब्लूम फिल्टर दोस्तों एक स्पेस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये जो है बेसिकली मान लो हमारा डेटा स्ट्रीम आ रहा है ना, अब उस डेटा स्ट्रीम में मान लो कि डेटा स्ट्रीम में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने मान लो आपको 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट आपको बताए, आपको बताना है कि वो जो 2-3 एलिमेंट मैंने आपको बताए क्या वो उस डेटा स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो उस केस में हमारा ब्लूम फिल्टर काम में आता है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्पेस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक इसमें खूबी क्या है या फिर खासियत क्या है इसके अंदर, दैट इज़ बेसिकली दोस्तों अगर मान लो मैंने आपको कोई डेटा पॉइंट दिया कि आप बताओ कि ये जो है हमारा डेटा स्ट्रीम के अंदर है कि नहीं, तो वो एक्यूरेटली जो है अगर मान लो वो डेटा जो मैंने आपको बोला है कि मान लो x इज़ प्रेजेंट और नॉट इन दैट डेटा स्ट्रीम, अगर वो नहीं है उस डेटा स्ट्रीम में, तो ये एक्यूरेटली 110% बता देगा कि भाई बिल्कुल नहीं है ये। बट अगर मान लो कि आपका जो डेटा प्रेजेंट है आपकी स्ट्रीम में, तो वो एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, बट प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबली बता सकता है कि हाँ वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता सकता है। और इसी प्रोबेबली को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। और एक्यूरेटली बता रहा है कि भाई वो प्रेजेंट नहीं है, उसको हम ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या ब्लूम फिल्टर करता है। हमारे डेटा स्ट्रीम के अंदर डेटा बहुत सारे हैं। अब मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो एक्स एक डेटा है, वो इस डेटा स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो कैसे इसको फिल्टर करता है। बेसिकली वो अगर मान लो x जो है वो प्रेजेंट नहीं है डेटा स्ट्रीम के अंदर, तो वो 100% बता देता है कि डेटा स्ट्रीम प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम लोग ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। बट मान लो कि वो x जो है वो प्रेजेंट है डेटा स्ट्रीम के अंदर, तो वो जो है उसका प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो कितना है, वो एक्यूरेटली 100% नहीं बता पाता। अब जो है इसके सवाल कैसे आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ या फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंसर्ट एलिमेंट 10 and 7 इन ब्लूम फिल्टर ऑफ साइज m इज इक्वल टू 5 having 2 hash functions h1 x mod 5 and h2 2x plus 6 mod 5, then check whether 14 and 15 present in the set or not। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब बात ऐसी है
कि हमें सबसे पहले अपने जो ब्लूम फ़िल्टर है उसका साइज़ हमें 5 दे रखा है, ठीक है। ये एक फ़िल्टर है जिसका एरे मान लीजिए आप उसको, उसका साइज़ जो है वो 5 है। अब इसके अंदर हमें 10 और 7 को इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? इस हैश फंक्शंस जो दो दी हुई हैं उनका यूज़ करके हमें इंसर्ट करना है। साथ में हमें बोला है कि हमें चेक करके बताना है बाद में कि 14 और 15 जो है वो प्रेजेंट है सेट के अंदर या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, गिवन m = 5, मतलब ब्लूम फ़िल्टर का साइज़ 5 है, h1x x mod 5 है और h2x जो है हैश फंक्शन 1 जो है वो x mod 5 है, हैश फंक्शन 2 जो है वो 2x + 6 mod 5 है। हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम इंसर्ट 10। इंसर्ट 10 का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले 10 का x की वैल्यू 10 है, हम हैश फंक्शन में 10 डालेंगे तो h1x 10 mod 5 0 आता है। आप मॉड्यूलस करना अगर आपको पता है। बेसिकली अगर मैं 5 को डिवाइड करूँगा 10 से तो बेसिकली रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट, रिमाइंडर 0 आ रहा है। वहीं पे अगर मैं h2x दिखता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइज बाई x था, दैट इज 10 हो गया, प्लस 6 दैट इज 26 हो गया, mod 5। अब देखो 26 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 5 5 या 25 होता है, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो इसलिए mod 5 हमारा आंसर 1 आ गया। अब दोस्तों अब वो क्या करना है? आपको ब्लूम फ़िल्टर यहाँ पे बनाना है। अब इसने क्या बोला था कि साइज़ जो है वो 5 है, तो मैं एक 5 साइज़ का एरे मैंने ले लिया, 0 1 2 3 4 इंडेक्स दे दिया। अब इसने क्या बोला कि हैश फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है ना वो हमारा इंडेक्स वैल्यू होता है, ठीक है, याद रखना। अब मैंने क्या किया? इंडेक्स वैल्यू हमारा 0 आया था और 1 आया था 10 के लिए, तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास 10 जो है वो हो सकता है, इसलिए हमने 1 कर दिया। और h2 का जो है वो भी हमारे पास इंडेक्स 1 में आया तो उसको भी मैंने 1 कर दिया। बाकी 2 3 4 इंडेक्स जो है वो अभी तक खाली है तो उसको मैंने 0 रखा। सिमिलरली मैंने क्या किया? इंसर्ट मैंने किया 7 को। अब जब 7 को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो सेम चीज़ h1x किया मैंने 7 mod 5, अब रिमाइंडर 2 आता है। सिमिलरली मतलब h2x किया तो 2 × 7 + 6 mod 5, रिमाइंडर 0 आता है। अब वापस से 0 रिपीट हो गया, ऑलरेडी वो 1 है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 2 आया है तो उसको भी हम 1 यहाँ पे कर देंगे। तो पहले से 1 1 था, अब देखो आप पिंक में आप देख सकते हो ब्लूम फ़िल्टर। अब हमने क्या किया? इसको अपडेट कर दिया, 2 इंडेक्स में हमने 1 डाल दिया, बाकी दोनों 0 है, ठीक है, बाकी दोनों 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हमारी बारी है, इंसर्ट करने को बोला था हमने इंसर्ट कर दिया। अब बारी है कि हम 14 और 15 इस सेट के अंदर है कि नहीं उसको चेक करके बताएं। हमें पता है ब्लूम फ़िल्टर अगर मान लो वो एलिमेंट नहीं होता तो वो एक्यूरेटली बता देता है, और अगर ब्लूम फ़िल्टर में वो होता है तो वो प्रोबेबिलिटी बताता है उसका, राइट। तो अगर मैं 14 का चेक करूँ तो 14 में वापस से हैश फंक्शन में डालो, 14 mod 5 4 आता है रिमाइंडर, h2 में डाला दैट इज़ हैश फंक्शन 2 में, तो हमारा रिमाइंडर 4 आया। आप देख सकते हो रिमाइंडर 4 दोनों अगर देखोगे बोथ h1 14 और h2 14 जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है नॉट 1 है, मतलब देख सकते हो 4 और 5 बेसिकली जो हमारा इंडेक्स 4 है उसमें 0 वैल्यू है, तो 0 वैल्यू है। जब 0 वैल्यू है दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं 100% हमारा x जो है बराबर 14 एब्सेंट है, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और अगर मान लो अगर मैं 15 की बात करूँ तो यहाँ पे सेम कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 आता है, और अगर मैं h2 की बात करूँ तो इंडेक्स 1 आ रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स में 1 1 ऑलरेडी है, तो बेसिकली h1 15 और h2 15 जो है बेसिकली दैट इज़ बोथ 1 इन ब्लूम फ़िल्टर। दे से एलिमेंट प्रेजेंट बट रियलिटी दे आर नॉट, इसीलिए इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। तो दैट्स ओनली प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, कभी भी अगर मान लो आफ्टर दैट चेक द इंडेक्स ऑफ द क्वेरी, है ना, आपको चेक करना है इंडेक्स, बेसिकली जो भी आपको एलिमेंट देखने को बोला गया है वहाँ पे आप चेक करो। अगर मान लो कि चेक करने के बाद आपका जो इंडेक्स 1 0 दोनों इंडेक्स जो है बेसिकली हैश 1 और हैश 2 का इंडेक्स जो है वो 1 0 0 1 या फिर 0 0 आया तो आइटम प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लो 1 1 आता है जो कि अभी 15 में आया था 1 1, है ना, 1 1, अब इंडेक्स देखोगे 0 का भी 1 है 1 का भी 1 है, राइट। तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डाइसी मतलब प्रोबेबल हो जाता है। इसका मतलब हम कह नहीं सकते 100% कि वो जो डेटा है वो प्रेजेंट है कि नहीं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो 14 जो है प्रेजेंट नहीं है, हमने 100% बता दिया, बट 15 जो है वो प्रोबेबल है कि भाई प्रेजेंट है हो, राइट। अब जो है इसका दूसरा कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन आता है ब्लूम फ़िल्टर का दोस्तों, दैट इज़ अगर ये जो दोस्तों मैंने बताया ना आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि भाई प्रेजेंट है कि नहीं, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी बता देता है, 100% एक्यूरेट होकर नहीं बताता। तो उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 - e⁻ kn/m की पावर k, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन द डेटा स्ट्रीम होता है, m इज़ द साइज ऑफ द ब्लूम फ़िल्टर, k इज़ द नंबर ऑफ हैश फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक एग्जांपल यहाँ पे a b अब ब्लूम फ़िल्टर विथ m दैट इज़ 1000 सेल्स उसमें है, ब्लूम फ़िल्टर में 1000 सेल्स, जैसे हमारे पास साइज़ 5 था ना ऐसे ही 1000 साइज़ है। टू स्टोर
इन्फॉर्मेशन अबाउट n 100 आइटम्स, मतलब डेटा स्ट्रीम में 100 आइटम्स हमारे पास इधर हैं, और यूजिंग k मतलब 4 हैश फंक्शंस हमारे पास यूज़ हो रही हैं। तो हमें बताना है कि फॉल्स पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप यहाँ पे दोस्तों डालोगे फॉर्मूला में, n की वैल्यू आपको पता है, k की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, डालोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन है जो कि ब्लूम फिल्टर से पूछा जा सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार, अगर आपने नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिपीट करके रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लूम फिल्टर। ठीक है, ये था ब्लूम फिल्टर, मैंने आपको सारा बता दिया है। जो मेन चीज़ था मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी पेजेस में लिख दिया है। तो ये सारे नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट, दैट इज़ फ्लॉजेट-मार्टिन एल्गोरिदम। फ्लॉजेट-मार्टिन एल्गोरिदम बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों, चिंता मत करो। होता क्या है, अगर आपको ब्लूम फिल्टर थोड़ा बहुत समझ आ गया है ना, तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल है। फ्लॉजेट-मार्टिन एल्गोरिदम क्या कहता है कि दोस्तों हमारे पास जो डेटा स्ट्रीम है ना, उस डेटा स्ट्रीम में हमारे पास डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट्स हैं, उसको अगर मेरे को पता लगाना है तो मैं फ्लॉजेट-मार्टिन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो फ्लॉजेट-मार्टिन एल्गोरिदम यूज़ होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है, वो पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन दोस्तों, आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट पासिंग थ्रू राउटर, ये मोटिव्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, यूनिक विजिटर्स इन द ऐप्स और वेबसाइट, ये जो है ये कुछ एप्लीकेशंस है, हो सकता है पूछ ले तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम फाइंड आउट करें, आप देख सकते हो। कंसिडर अ स्ट्रीम, एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, कंसिडर अ स्ट्रीम x इज इक्वल टू 1 5 10 5 15 1। ठीक है, आप यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 4 है। देखो 1 एक बार रिपीट हो गया है, 5 है, 10 है और 15 है। 1 5 10 और 15, ये 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। बट ये तो मैंने देख के बता दिया। अब कंप्यूटर को तो वैसे पता नहीं होता, तो हमें इतने ज़्यादा कंटिन्यूस डेटा जब आ रहा है, तब अगर मेरे को पता लगाना हो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमें हैश फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको गिवन होगा यहाँ पे, तो हमारे पास स्ट्रीम गिवन है, हैश फंक्शन गिवन है hx इज इक्वल टू x mod 11। हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो भी स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट है उसको आप एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख दो, x की वैल्यू 1 5 10 5 1 5 10 5 15 1। ठीक है, अब दोस्तों मैंने जो हैश फंक्शन दिया हुआ है उसके बेसिस पे x की वैल्यू अपडेट करके हमें हैश वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 1 mod 11 हमारे पास 1 आता है, 5 mod 11 5 आता है, 10 mod 11 10 आता है, 5 mod 11 5 आता है, 15 mod 11 जो है वो 4 आता है, एंड देन 1 mod 11 इज़ 1 आता है। ठीक है, मैंने बेसिकली हैश फंक्शन में x की वैल्यू डाली और हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है दोस्तों ये जो हैश वैल्यूज़ आई हैं, दैट इज़ 1 5 10 5 4 1, ये जो मॉड में डाल के मेरे जो वैल्यू अभी निकाली, उसको जो है दोस्तों मैंने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 का बाइनरी 1 ही होता है, 5 का बाइनरी आपको पता होगा 101, फिर 10 का बाइनरी 1010 होता है, 5 का बाइनरी 101 होता है, 4 का बाइनरी 100 होता है, 1 का बाइनरी अगेन 1 होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो 2 का जो होता है, जैसे बेसिकली यहाँ पे 2 का 0 होता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ क्या, यस। जैसे 2 का पावर यहाँ पे 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, है ना, ऐसे करके। तो आप देखो कि 2 का पावर 0 इज़ 1 होता है, 2 का पावर 2 इज़ 2 होता है, यहाँ पे 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, राइट। अगर मान लो मेरे को 10 का बाइनरी चाहिए, तो अब मैं कौन सा नंबर दोस्तों मैं जोड़ूं जिससे मेरे को यहाँ पे 10 आ जाए, दैट इज़ 8 और 2 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा। तो उसको आप 1 रखो, बाकी जो 2 है उसको आप 0 रख लो, तो 1 0 1 0 जैसे आपको दिख रहा होगा वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे करके आप जो है बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल सकते हो, राइट। तो ये हो गया, आपने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों राइट साइड से दोस्तों आप चेक करो कि राइट साइड से इनमें कितने ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेलिंग ज़ीरो जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो है, एक भी ज़ीरो नहीं है राइट साइड से। यहाँ पे दोस्तों पहले 1 आता है तो यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक ही ज़ीरो है राइट साइड से। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे 2 ज़ीरो है राइट साइड से, 2 हो गया। यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो ज़ीरो हो गया, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो ज़ीरो हो गया। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली ने, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, राइट। ट्रेलिंग ज़ीरो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करनी है, इन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो आई हैं उसका मैक्सिमम आप ले लो और उसको स्मॉल आर का वैल्यू दे दो। तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेलिंग ज़ीरो 2 आया था, तो 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब दोस्तों जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आर, कैपिटल आर, जिसको हम लोग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर स्मॉल आर, दैट इज़ 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 2 आई थी, मैक्सिमम ट्रेलिंग ज़ीरो 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ जाएगा। सो दिस इज़ अब
ऑल अबाउट फ्लैजोलेट मार्कटिन एल्गोरिदम, सॉरी इसको मैं FM एल्गोरिदम भी बोला जाता है। तो ये सिंपल है, सरलता से मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके एल्गोरिदम स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। अब दोस्तों यही चीज़ करने के लिए अगर आप नेव एल्गोरिदम का यूज़ करोगे, जैसे पहले आप 2 लूप्स लगाओगे। पहली बात तो आपने वाइल लूप लगाया जिससे आप जो है हर एक इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे, उसको एक यूनिक सेट में डालोगे और काउंटर को प्लस प्लस करोगे हर एक इसमें, और यूनिक सेट में जो भी होगा उसका लेंथ जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए अगेन एक लूप लगाओगे। तो उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और साथ ही इतना कंटिन्यूसली डेटा जब हमारा डेटा स्ट्रीम में आता है तो उसके लिए एक मेमोरी एफिशिएंट और रोबस्ट टेक्निक नहीं है, ये नेव एल्गोरिदम है। बट अगर मैं बात करूँ फ्लैजोलेट मार्कटिन एल्गोरिदम का, FM एल्गोरिदम का, तो उसमें जो है बेसिकली जब आप एल्गोरिदम देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमम आर, तो यहाँ पे जो है लूप्स कम लग रही है, और दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही एफिशिएंटली मेमोरी एफिशिएंट तरीके से और रोबस्ट तरीके से हमारा जो है हम ये जो है एल्गोरिदम परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा FM एल्गोरिदम। हमने ब्लूम फ़िल्टर देख लिया, FM एल्गोरिदम देख लिया। अब जो है लास्ट एक एल्गोरिदम बचता है जिसका नाम है DGIM एल्गोरिदम, जिसका नाम है डैटर गियोनीज इंडिक मोटवानी एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या बोलता है दोस्तों, अगर मान लो हमारे पास कोई डेटा स्ट्रीम है और उसमें हमें जिसमें 1s और 0s हैं, और उसमें दोस्तों अगर मेरे को नंबर ऑफ़ 1s निकालनी है, उस डेटा में नंबर ऑफ़ 1s कितने हैं वो निकालना है, तो इन दैट केस हम जो है यहाँ पे डैटर गियोनीज इंडिक मोटवानी एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। स्पेशलिटी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग स्क्वायर n बिट्स होते हैं टू रिप्रेजेंट अ विंडो ऑफ साइज n बिट्स, और इसका जो एरर रेट होता है वो 50% से ज़्यादा नहीं होता। अब इसमें दोस्तों 4 रूल्स हैं हमारे DGIM एल्गोरिदम के अंदर, 4 रूल्स हैं। वो 4 रूल्स को मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। क्या रूल्स है वो सारी, पहली बात तो देयर शुड बी 1 इन ईच एंड एवरी बकेट ऑफ RHS। Size of every bucket should be 2 की power n, where 2 की power n means 2 की power n number of ones. Every bucket should at least have 1 1. From RHS to LHS, every bucket should go either 2 की power increasing order or the same order or that of previous. अब मैंने जो ये रूल्स चारों आपको बताई, मुझे पता है आपको एक भी रूल समझ में नहीं आया होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे रूल्स को लगा के और समझा के दिखाता हूँ, राइट। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, यस, मैंने दोस्तों क्या किया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंसीडर अ स्ट्रीम 10110001 ऐसे करके दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस यूजिंग DGIM एल्गोरिदम। अब मैंने क्या किया दोस्तों, जो भी स्ट्रीम दिया है उसको वापस से लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोलता क्या है दोस्तों, हमारे पास बोलता ये है कि यहाँ पे देखो, देयर शुड बी 1 इन ईच एंड एवरी बकेट ऑफ RHS, ठीक है। एक तो 1, एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड से अगर आप गिनोगे तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों अगर मान लो कि मैं यहाँ से गिनना चालू कर रहा हूँ तो ये जो है ये तो 1 है नहीं RHS से, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि R1 जो है रूल 1 फेल होता है, RHS में 1 होना ही चाहिए। जब आप RHS से हम दोस्तों LHS की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली RHS में LHS की तरफ आते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लास्ट एलिमेंट अगर 1 होना चाहिए पहली बात तो यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नहीं है। अब यहाँ से काउंटिंग चालू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 100 ये यहाँ से लेकर एक बकेट इसको मान लेता हूँ, बकेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का गुच्छा मैंने ले लिया, ठीक है। अब 1011 में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस हमारे पास 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ से लेकर यहाँ एक और बकेट मानता हूँ, डैट इज़ यहाँ पे से लेकर यहाँ तक कितने 1 है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 का स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पे वापस से मैंने एक बकेट ले लिया लास्ट वाला जिसमें 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, डैट इज़ 4 है ना। यहाँ पे भी 4 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है चीज़, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट ये बोलता है साइज ऑफ एवरी बकेट शुड बी 2 की पावर n। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 की पावर 1 रखा, 2 की पावर स्क्वायर रखा, अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 है ना। थर्ड जो पॉइंट है, एवरी बकेट शुड एटलीस्ट हैव 1 1, तो थर्ड पॉइंट तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 की पावर 1 तभी आया क्योंकि 2 1 है, तो वो चीज़ होना चाहिए। अब जो है मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास यहाँ पे जो भी बेसिकली यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना, या तो इसके आगे वाला जो भी बकेट हम ले रहे हैं उसका जो 2 की पावर n है ना, या तो वो 2 की पावर n इसके बराबर हो जाए,
है ना, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 हो सकता है, या तो इसके ज़्यादा ऑर्डर का हो, जैसे यहाँ पे या तो 2 की पावर स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर स्क्वायर है, या तो 2 की पावर स्क्वायर हो जाए, या तो 2 की पावर क्यूब या फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो, इससे कम नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो बकेट साइज़ है, अगर यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे नहीं ले सकता, या तो इससे बड़े ऑर्डर का लेना पड़ेगा। RHS से LHS में जो एवरी बकेट शुड गो आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर सेम साइज़, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो लास्टली जैसे आपको समझा आ जाएगा, फिर लास्ट में जो भी दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अगर कैलकुलेट करना है, जो भी 2 की पावर्स में है उसको ऐड ऑन कर दो, 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1, इसको आप ऐड करोगे तो 10 वंस आर देयर, है ना। तो ये पूरा एल्गोरिदम है डाटर-गियोनी-ज़ेंडिक-मोटवानी एल्गोरिदम, जो कि बहुत सिंपल है एंड बहुत ही सरलता से आप कर सकते हो। ये एग्जांपल में आप फिर से लगा के देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा डाटर-गियोनीज़ एल्गोरिदम। अब जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा छोटा सा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो मैं बताना चाह रहा था, ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये एक टूल है, ठीक है, जिसमें हम जो है जो डेटा स्ट्रीम्स आ रही हैं उसको इमीडिएटली एनालाइज कर सकते हैं जैसे ही वो जनरेट होता है। जैसे अगर हम बैच प्रोसेसिंग पे क्या होता था कि हमें वेट करना पड़ रहा था कुछ आवर्स वेट करना पड़ रहा था, बट ऐसे रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म में हमारे पास ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। इसका जो एग्जांपल है अपाचे काफका, अपाचे स्टॉर्म और अपाचे फ्लिंक, ये 3 एग्जांपल तो याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। क्या की फीचर्स हैं, रियल टाइम डेटा कलेक्शन होता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, लो लेटेंसी डैशबोर्ड्स होती हैं और स्केलेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हमने DGIM कर लिया है, फ्लैजिलेट मार्टिन एल्गोरिदम, FM एल्गोरिदम कर लिया, ब्लूम फ़िल्टर कर लिया। अब जो है सैम्पलिंग क्या होता है वो भी हमने देख लिया, है ना, सैम्पलिंग क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब जो है हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की ओर जाने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिकली हमारे पास डीकेइंग विंडो कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डीकेइंग विंडो एल्गोरिदम क्या होता है, अब जो है हम उसके बाद ब्लूम फ़िल्टर में चले गए थे, अब जो है हम डीकेइंग विंडो एल्गोरिदम को पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। दोस्तों अगर मैं डीकेइंग विंडो कंसेप्ट के बारे में बात करूं, होता क्या है ना कि बेसिकली डीकेइंग विंडो कंसेप्ट क्या होता है, ये जो है आइडेंटिफाई करता है मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट जो कि डेटा स्ट्रीम में आ रहा है। डेटा स्ट्रीम जो हमारा इनकमिंग डेटा स्ट्रीम है उसमें से मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट कौन सा है उसको जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग डीकेइंग विंडो कंसेप्ट। हम क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, एवरी एलिमेंट को एक स्कोर या फिर वेट असाइन कर देते हैं और उस वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास यहाँ पे हम उसका बेसिकली जो है पॉपुलर कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ e⁻⁻c.Δt, उसमें से c जो है वो एक डीके कांस्टेंट होता है और c का अगर ज़्यादा वैल्यू है तो बेसिकली फास्टर डीके चल रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा वेट बेसिकली बढ़ेगा ना दोस्तों तो टाइम घट जाएगा, टाइम के साथ साथ दोस्तों हमारा जो वेट है उस टॉपिक का या फिर एलिमेंट का, उसका जो वेट है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब टाइम के साथ साथ वो पॉपुलर नहीं होगा, पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, ट्रेंडिंगनेस कम हो जाएगा। इसका मतलब आपको यूट्यूब का भी आपने देखा होगा कि कोई वीडियो अगर आज ट्रेंडिंग है तो समय के साथ साथ मतलब 1 हफ्ते बाद वो वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लगा सकते हो कि भाई ट्रेंडिंग जो है बेसिकली ट्रेंडिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए समय के साथ साथ वो जो है घटते जाएगा, वेट डीके एक्सपोनेंशियली, है ना। अब डेल्टा टी क्या होता है, हाउ ओल्ड द इवेंट इज़, तो जो करंट टाइम है माइनस जो है पहला टाइम, तो वो डेल्टा टी मतलब डिफरेंस है। और लेटेस्ट डेटा डेल्टा टी, जो लेटेस्ट डेटा होता है ना उसके लिए दोस्तों जो वेट होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ओल्डर डेटा जो है वो हमारे पास ज़्यादा उसका वेट होगा, कम डेटा जो है उसका जो है हमारे पास बेसिकली कम होता है, राइट। अब जो है दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर से मैंने ये एग्जांपल उठाया है, उस एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि बेसिकली कैसे हम डीकेइंग विंडो कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो वहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 रियल टाइम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया है, अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टॉर्म, तो वो आप आंसर कर सकते हो। बट साथ ही जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यूजिंग डीकेइंग विंडो कंसेप्ट फाइंड द मोस्ट ट्रेंडिंग ट्विटर टैग्स अमॉन्ग नेचर हैप्पी नेचर, ठीक है, ये दिया हुआ है। कंसिडर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस हैज वेट 1 एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0.1, इसका मतलब डीकेइंग कांस्टेंट हमें 0.1 दे दिया गया है। अब दोस्तों हमारे पास कैसे हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहली बात तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स आई हैं उसको मैं एक ऑर्डर में सजा दूंगा। जैसे नेचर आया था 1 दे दिया, हैप्पी आया था 2 दे दिया, नेचर आया था 3 4 5 6 7, तो लास्ट जो है न्यू एलिमेंट जो है
है वो हमारे पास 7 टाइम में आया था, ठीक है। अब जो है t इज इक्वल टू 1 जो है, दैट इज़ हमने t इज इक्वल टू 1 में निकाला, तो e की पावर -0.1 डेल्टा t। अब डेल्टा t दोस्तों क्या होता है, डेल्टा t होता है 7 जो है फाइनल वाला टाइम है माइनस जिस टाइम पे नेचर आया, दैट इज़ 1। तो 7 - 1 इज इक्वल टू e की पावर -0.6, ऐसे मैंने निकाल लिया। सिमिलरली T2, T3, T4, T5, T6 और T7। अब मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली नया है, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके लिए डेल्टा t इज इक्वल टू 0 होता है। इसी वजह से हमारा जो टाइम है, वेट है, वो 1 आता है। तो मैंने आपको बताया था 7 - 7 इज इक्वल टू 0 होता है, तो e की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली फॉर्मूला में डाल के। अब दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा t 7 - 1, 7 - 2, 7 - 3 ऐसे करके हमने निकाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 2 हैशटैग था, एक तो नेचर था और एक हैप्पी था। अब नेचर जो है वो हमने देखा कि कितना है नेचर के लिए, पहले तो t इज इक्वल टू 1 में आया था, t इज इक्वल टू 3 में नेचर आया था और t इज इक्वल टू 7 में आया था। अब इन तीनों का जो वैल्यू आया है, हमारा वेट आया है, उसको मैंने ऐड कर दिया, और हैप्पी का भी सेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके देखा, हैप्पी का जो वेट है, समेशन ऑफ द वेट, सम ऑफ द वेट्स ऑफ हैप्पी हैशटैग जो है वो ज़्यादा आ रहा है सम ऑफ द वेट्स ऑफ नेचर हैशटैग। इसी वजह से हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हैप्पी है वो हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग टैग है, वो हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग टैग है, और यही जो है हमारा डीकेइंग विंडो कंसेप्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी लिख दिया, लिस्ट नहीं 3, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। अपाचे काफका मैसेज स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अपाचे फ्लिंक जो कि बेसिकली रियल टाइम एनालिटिक्स इंजन होता है। अपाचे स्टोम है जो कि लो लेटेंसी सिस्टम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा किबाना और इलास्टिक सर्च है जो कि रियल टाइम डैशबोर्ड के लिए यूज़ होता है। AWS कैनेसिस और गूगल डेटा फ्लो है जो कि क्लाउड बेस्ड रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस होती हैं। तो आपको तो 3 याद रखना है, अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टोम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RTAP, दैट इज़ रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म के लिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है तो आपको याद रख लेना है एक बार, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लूम फिल्टर के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम एक पढ़ने वाले हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है ना, दैट इज़ बेसिकली दोस्तों मूवमेंट्स इन डेटा स्ट्रीम। अब ये मूवमेंट्स इन डेटा स्ट्रीम क्या होता है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। मूवमेंट्स दोस्तों डेटा स्ट्रीम में स्टैटिस्टिकल मेजर्स होती हैं जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डेटा स्ट्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समराइज़ करने में इस इंपॉर्टेंट होता है। अब मूवमेंट जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ MIK होता है। अब इसको समझाऊंगा मैं कि क्या होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहली बात तो मूवमेंट, अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रीम दिया हुआ है 4 4 5 3 2 1 4, तो अगर मेरे को 0th मोमेंट निकालना है तो वो पता क्या होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं इस स्ट्रीम के अंदर। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, 4 5 3 2 1 4, ठीक है। 4 5 3 2 1 4 मतलब 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। तो 0th मोमेंट जो है वो 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट अगर मेरे को निकालना है तो बेसिकली 4 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, आप देखो 4 हमारे पास 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और एक जो है वो भी एक बार आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मेरे को फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो डैट इज़ ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, 4 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, इन सारे को आप ऐड कर दो, इन सारों को आप ऐड कर दो। इसी को हम जो है बेसिकली फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं, दैट इज़ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, और इसको हम लेंथ ऑफ द स्ट्रीम भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट 3 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 7। तो लेंथ आप यहाँ पे कैलकुलेट करो स्ट्रीम का, वो भी 7 है और हमारा फर्स्ट मोमेंट भी 7 है। तो लेंथ ऑफ मोमेंट को हम, और या फिर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं। अब सेकंड मोमेंट क्या होता है दोस्तों, सेकंड मोमेंट जो होता है ना, दैट इज़ बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। जैसे हमारा 4 जो है वो कितनी बार आया था, 3 बार आया था और बाकी सारे एक बार आया था। तो हमको सेकंड मोमेंट निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 9 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 13 आ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड मोमेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंड मोमेंट, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, इतना आपको अगर समझ आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्राइज। सेकंड मोमेंट को हम सरप्राइज नंबर भी बोलते हैं। फर्स्ट मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना होता है, सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज। सेकंड मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली स्क्यूनेस या फिर अनइवननेस जो है डेटा के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे बताता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कर देते हैं, तो सेकंड मोमेंट आता है। अब हायर मोमेंट के लिए अगर मान लो थर्ड मोमेंट निकालने को बोला तो क्यूब कर देंगे फ्रीक्वेंसी का, तो ऐसे करके हम इसको के की वैल्यू वो बदल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ दे
रखा है, मीन आपको दिख रहा होगा यहाँ, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, जो कि स्क्यूनेस बताता है, फोर्थ मूवमेंट जो है वो कुर्टोसिस या फिर पीकडनेस, फ्लैटनेस बताता है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी के ऊपर ना एक बहुत ही दोस्तों यहाँ पे फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है, तो ये इसका आंसर भी अवेलेबल है। आपका क्या काम है कि आपको जो है, क्योंकि मैंने आपको फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम समझा दिया है, तो आपका काम ये है कि आप जो है एक बार इसको फिर से अपने एंड से जो है इसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। हालांकि सोल्यूशन गिवन है, आप सोल्यूशन देख के भी समझ सकते हो, और आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि बेसिकली ये सही है कि नहीं, राइट। अब जो है इसी जो मूवमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ AMS एल्गोरिदम, दैट इज़ एलोन माटियास सेजुदी एल्गोरिदम। ये जो है सेकंड मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों सेकंड मूवमेंट हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज करके निकाल सकते हैं, राइट, जो हमने सीख किया है। तो अगर मान लो मेरे पास एक डेटा स्ट्रीम दे रखा है ABC BD ACD AB DC AB AAB, है ना। अब सेकंड मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो भी एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो। एक 5 बार आया, B 4 बार आया, C 3 बार आया, D 3 बार आया। अगर मेरे को सेकंड मोमेंट निकालना है, जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ के आए हैं, तो आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर करके सम कर दो। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 59 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, राइट। हमारा 59 जो है वो हमारा आ गया। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे वो हमने निकाल लिया, ठीक है। बट AMS एल्गोरिदम क्या बोलता है, अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो और ये जो है एल्गोरिदम ये जो है कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, तो उस केस में हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है सेकेंड मूवमेंट का निकाल सकते हैं यूजिंग AMS एल्गोरिदम। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों बात हम क्या करेंगे, कोई भी आप 3 एलिमेंट जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो इस डेटा स्ट्रीम में से। जैसे मैंने C, D और A सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब 3 करो, क्योंकि वो डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा। जैसे ये डेटा सेट के साइज़ के हिसाब से हमने 3 ऐसे डेटा एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम x1 x2 x3 निकालेंगे, xval निकालेंगे। xval क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जैसे पहला एलिमेंट जो मैंने सिलेक्ट किया था वो C है। अब C T0 से लेकर T1 तक कितनी बार रिपीट हो रहा है? C पहली बार तो T0 में रिपीट हुआ ही था जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। साथ में D से पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपीट हुआ है, राइट, और ये एक रिपीट हुआ है। तो C हमारे पास यहाँ पे x1 है और 2 बार यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आई है। सिमिलरली अगर मैं D की बात करूँ, T1 से लेकर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे जाके हमारे पास A तक कितनी बार रिपीट हुआ, एक तो ये बार और एक ये बार, तो ये बेसिकली हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं A को बात करूँ तो एक तो है ये हमारे पास यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे A कितनी बार रिपीट हुआ, एक तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये और ये, तो 2 बार यहाँ पे ये भी रिपीट हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला होता है fx = n2c-1। n जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस स्ट्रीम के अंदर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो 15 आ रहा है ना, और c जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने fx1 निकाला पहले, तो 15 2 c कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 - 1 45 आ गया। सिमिलरली fx2 और fx3 दोनों निकालेंगे क्योंकि सेमी फ्रीक्वेंसी, तो 45 आएगा। अब जो है हम दोस्तों fx निकालेंगे। अभी के लिए दोस्तों ये 45 आ गया, बट होता क्या है, आप जब डेटा सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से जो है ये 40 मतलब बेसिकली सेम नहीं आता। इस एग्जाम्पल में सेम है, हर एग्जाम्पल में नहीं होता। आप क्या करोगे, fx1 fx2 fx3 निकाला, उसको जो है आपने क्या किया, एवरेज ले लिया, समेशन करके डिवाइडेड बाई 3 कर दिया आपने, सॉरी एक सेकेंड, समेशन करके आपने क्या किया, डिवाइड बाई 3 किया। जब डिवाइड बाई 3 किया तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है 45 आई। अब आप देख सकते हो हमने जो एक्चुअल कैलकुलेट किया था उसमें हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 59 आ रही थी, बट जब हमने AMS एल्गोरिदम लगा के किया तो यहाँ पे 45 आ रही है, जो इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो कि नियर है हमारे 59 के, ठीक है, नियर है। इसी नियरनेस को या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम AMS एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट AMS एल्गोरिदम, जो मेरे को आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। अब जो है दोस्तों हमारे पास मैंने आपको एक और असाइनमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे ये फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम और ब्लूम फिल्टर को मिला के एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख के समझ सकते हो। अगर आप इसका सोल्यूशन भी गिवन है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में या फिर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी वो डाउट को आसानी से बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अब दोस्तों ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में। एक चीज़ आता है DBMS और DSMS, ये वाला एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे फिक्स टेबल फॉर्मेट पे स्टोर होता है, बट DSMS हमें पता है डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम, वो लाइव डेटा स्ट्रीम को परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, तो हम कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे क्वेरीज रन करते हैं, स्टैंडिंग क्वेरीज, अडॉक क्वेरीज। फिर यहाँ पे क्वेरी मॉडल जो है हमारे पास अलग होती है, यहाँ पे स्टैंडिंग क्वेरीज, अडॉक क्वेरीज होती है। अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो डेटा जो है मेनी टाइम्स हम स्कैन कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही बार सिंगल स्कैन होता है, क्योंकि अगर एक बार डेटा चला गया तो वापस से हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते। डेटा सेट स्टोरेज में हमारे पास रहता है, बट ये जो है ऑलवेज मूविंग, कंटिन्यूसली स्पीड के साथ ये मूव होता रहता है। मेन गोल जो है हमारे पास सेफ रखना, यहाँ पे जो है स्पीड के साथ रियल टाइम रिजल्ट जो है हम लोग यहाँ पे लाना, ये हमारा मेन काम होता है DSMS के अंदर। सो ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, और इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको सारे मेन कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, एक छोटा सा पॉइंट या फिर एक छोटा सा केस स्टडी जो कि बहुत सारे सिलेबस में मेंशन रहता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस स्टडी जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बिग डेटा का, दैट इज सबसे पहला रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इमोशनल टोन, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, किसी भी टेक्स्ट या फिर स्पीच में हम जो है रियल टाइम के अंदर अगर जानना चाहते हैं तो उसको हम रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। अब ये क्यों जो है रियल टाइम होना चाहिए? बिकॉज सोशल मीडिया पोस्ट जो है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है, न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं, ये सारे जो है हमारे मार्केट के परसेप्शन को जो है बहुत ही इंस्टेंटली अफेक्ट कर देती हैं। तो इसको एनालाइज करके हम जो नेगेटिव है उसको हटाना और सही करना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से हम रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। सो कैसे ये वर्क करता है? सबसे पहले तो डेटा सोर्सेस क्या क्या है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब कमेंट्स हैं, जैसे आप अभी कमेंट करते हो। कुछ लोग अगर मान लो जो कि मेरा बहुत ही लक अच्छा है कि आज तक मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, बट हाँ पॉजिटिव कमेंट्स जो आते हैं मेरे केस में, या फिर किसी और के नेगेटिव कमेंट्स मान लो किसी वीडियो में या फिर किसी में आता है, तो उसको हम कैसे जो है रेक्टिफाई करें, कैसे सही करें, उसके लिए सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेगेटिव जो है टोन को, राइट। तो उसके बाद हम जो है स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। RTAP जो मैंने आपको बताया था, प्लेटफॉर्म, रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंग, अपाचे हो गया हमारे पास यहाँ पे स्टोम, ये सारी यूज़ करके कैसे जो है हम अपने डेटा को कंटिन्यूसली जो है प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ टूल्स होती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये सब होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो कि SVM हो गया, नेव बेस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो ये मेन चीज़ होती है सेंटिमेंट एनालिसिस का। केस 2 हमारे पास स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, ये भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारा यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कौन सा कंपनी का शेयर बढ़ा, कौन से कंपनी का शेयर घटा, ये सारे जो है शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं और ये फिक्स नहीं होते, राइट। उसको प्रेडिक्ट करना, उसको बेसिकली एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से हम जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में अपना बिग डेटा का कंसेप्ट कैसे लगाएं, रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसका बेसिकली वर्किंग कैसे होता है, वही चीज़ है। पहले तो डेटा कलेक्ट करो। डेटा कलेक्ट कहाँ से करोगे? रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस होता है एक्सचेंजेस से, वहाँ से आप कर सकते हो। फिर आप फीचर इंजीनियरिंग करोगे कि बेसिकली क्या क्या जो है ट्रेंड्स हैं, या फिर नए बेसिकली कहाँ पे एवरेज मूव हो रहा है, कहाँ पे जो है कंपनीज़ पैसे डाल रही है, वो सब आपने एनालाइज़ किया। फिर आप जो है डीकेइंग विंडो एल्गोरिदम यूज़ करोगे। ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ है, ट्रेंडिंग कंपनी कौन सा है, वो आपने एनालाइज़ किया। गिव हायर वेट टू द रिसेंट ट्रेंड्स एंड न्यूज़, जो कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। अभी हमने सीखा था डीकेइंग विंडो क्या होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर हम मशीन लर्निंग वगैरह लगाएंगे और फिर जो है हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वही चीज़ है, एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग बॉट है जो कि रियल टाइम स्टॉक फीड लेता है, ट्विटर सेंटिमेंट, एंड फिर बॉट जो है वो प्रायोरिटाइज करता है लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द डेटा हैवीली। लास्ट 5 मिनट्स कैसे वो डेटा जो है वो है बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है यूजिंग डीकेइंग विंडो एल्गोरिदम। तो वैसे ही जो है जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताया वही चीज़ जो है यूज़ होकर हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, ये थ्योरी वाले कंसेप्ट्स हैं, बट मैं आपको मेन चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो कभी भी आपके कॉलेज एग्ज़ाम में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, एग्जांपल ले लो, ई-कॉमर्स का ले लो। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा गया है तो आप उसका एग्जांपल ले लो। जैसे अभी के लिए मान लो कुछ दिया नहीं गया, तो आप ई-कॉमर्स का एग्जांपल लेके अमेज़ॉन मान लो ले लिया, ठीक है। अब उसमें आप जो है
5 वीज़ को एक्सप्लेन कर दो। 5 वीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद कैसे ये जो 5 वीज़ हैं वो अमेज़ॉन को या फिर ई कॉमर्स को हेल्प कर रहा है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो एक्सप्लेन कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर केस स्टडी वाले सवाल है तो अगर मान लो स्टॉक मार्केट पे आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस का केस स्टडी आता है तो आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया है, राइट। सो दैट्स ऑल। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं दोस्तों मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात तो डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रीम वो हमने देखा है ना, डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या होता है, कंसेप्ट्स की कंसेप्ट इन डेटा स्ट्रीम हमने देखा। डेटा स्ट्रीम आर्किटेक्चर मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रीम माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि रियल टाइम जो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स होती हैं, अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टॉर्म, ये क्या होती हैं वो हमने यहाँ पे जो है सीखा। फिर हमने डीकेइंग विंडो कंसेप्ट देखा क्या होता है। बेसिकली अगर हमारे पास मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट जो है इनकमिंग डेटा स्ट्रीम में फाइंड आउट करना हो तो हम डीकेइंग विंडो कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। फिर वही चीज़ है मैंने आपको बता दिया। फिर हमने केस स्टडी यहाँ पे देख लिया है। फिर हमने ब्लूम फ़िल्टर के बारे में देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहाँ गया ब्लूम फ़िल्टर, ये रहा। ब्लूम फ़िल्टर के बारे में हमने देखा क्या होता है। सैम्पलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखा। फिर हमने ब्लूम फ़िल्टर देखा, ब्लूम फ़िल्टर का प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव देखा। फिर हमने फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिदम, एफएम एल्गोरिदम देखा, कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ डीजीआईएम एल्गोरिदम, दैट इज़ डैटर-ग्योनीज एंडिक मटवानी एल्गोरिदम। फिर हमने यहाँ पे मूवमेंट्स क्या होती हैं वो देखा, मूवमेंट, जीरोथ मूवमेंट, सेकंड ऑर्डर मूवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट क्या होते हैं वो हमने देखा। डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो देखा। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिया है, जैसे आपको देख सकते हो यहाँ पे ब्लूम फ़िल्टर का, फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिदम का मैंने एग्जांपल दे रखा है। वो क्वेश्चंस आप ज़रूर से ट्राई करिए, सोल्यूशन इसके नीचे ही होगा, बट आप उसको अपनी तरीके से एक बार ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे साथ ही साथ। तो दैट्स इट ऑल अबाउट द जो डेटा, बिग डेटा। अब दोस्तों यहाँ पे बिग डेटा के अंदर ना हडूप का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। हडूप जो है एक नया कंसेप्ट है। हडूप का HDFC हो गया या फिर जितना भी मैंने आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ बताया उसके लिए, उसके बारे में जो है एक वीडियो आएगा फ्यूचर में। अभी के लिए ये जो है ये पार्ट 2 होने वाला है बिग डेटा का जो है वीडियो का। तो हमने बिग डेटा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कवर कर लिया है। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि बिग डेटा के होता क्या है, बेसिक्स ऑफ द बिग डेटा हमने देख लिया। आज वाले वीडियो में जो आप अभी देख रहे हो उसमें हमने देखा कि डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रीम्स क्या होती हैं और बहुत सारी एल्गोरिदम्स जो कि बिग डेटा में यूज़ होता है। फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिदम, DGIM, ब्लूम फ़िल्टर है ना, डीकेइंग विंडो कंसेप्ट एल्गोरिदम, हमारा AGM एल्गोरिदम है ना, सारे हमने यहाँ पे देख लिए। अब जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो जो बिग डेटा के ऊपर आता है उसमें हम जो है हडूप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हडूप इकोसिस्टम क्या होता है, हडूप क्या होता है, हडूप के टूल्स कितने सारे हैं, अपाचे हडूप हो गया, अपाचे स्पार्क हो गया, कितने जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बिग डेटा है उन सब के बारे में हम देखेंगे। हडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले। ये था पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको डेटा स्ट्रीम माइनिंग और बिग डेटा के बारे में जितना मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, अगर मान लो मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ मिला होगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कोई डाउट है, कुछ आपको फीडबैक देना है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, है ना। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों और एक बात, ये जो 2 वीडियो के बेसिकली जो नोट्स ये मैंने आपको बनाए हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। हाईलाइटेड वर्जन होगा, आप उसको आराम से जो है रेफ़र कर सकते हो अपने सेमेस्टर के लिए। दोस्तों ये जो बिग डेटा का प्लेलिस्ट है वो मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ को देख के ही बना रहा हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने सारे कॉमन टॉपिक्स को कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू बेसिकली आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई जो है स्पेसिफिक टॉपिक जानना है तो मैं उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप वहाँ पे मेरे को जो है बता सकते हो बेझिझक, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, बिग डेटा का ही हो सकता है या फिर और भी कोई वीडियो होगा। हडूप वाला मैं कुछ दिन बाद कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा बिग डेटा का, उसमें ये 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आप करके जो है अपने मज़े उठा सकते हो। हडूप वाला जो है मैं हडूप वाला जो वीडियो आएगा वो कुछ दिनों में आपको आप तक पहुँचा दूँगा, तो उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा बिग डेटा के सेशंस में। एंड
हम मिलेंगे ऐसे ही एक धमाकेदार नए सब्जेक्ट में और नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे एक तगड़े और नए सीखने वाले कंसेप्ट और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।